11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म में 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कुमार साने नए किशोर कुमार बन चुके थे। इसी फिल्म से नंदीप श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली। इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। अनुराधा पौडवाल नहीं लताती, सोनू निगम नहीं रफी। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। यह सब हुआ एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। कई लोग अक्सर कहते हैं कि 80 के दशक में हिंदी सिनेमा का संगीत नीचे गिरना शुरू हुआ, तो जो मिंड 90 तक चला, इसके पीछे पश्चिम के डिस्को और पॉप संगीत के प्रभाव जैसे कारकों के साथ साथ टी सीरीज और गुलशन कुमार भी एक प्रभावी कारक थे। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पिक पर थे, टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइटर टी सीरीज के पास जाते। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल एस्टेट चरमरा चुका था और जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की चार्जशीट पर अबू सलेम का नाम भी शामिल था, लेकिन जब भी अदालत में उसका नाम आया, उसके नाम के आगे एब्सेंट लिख दिया गया। तब भी जब वो मुंबई में ही अतर रोड जेल में सजा काट रहा था। गुलशन कुमार हत्या में अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया। कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आइए जानते हैं। 12 अगस्त 1997 की तारीख मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की ताली लेकर अपने घर से निकले। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी 10:10 बता रही थी जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति स्टीम से उतरे। सामने शिव मंदिर था। नदीम श्रवण की जोड़ी। जीतनगर में बना यह मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के वक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगाकर मंदिर को नया बनवाया। तब से हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन प्लेग था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन तक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे। आगे क्या हुआ इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, यह समझने के लिए गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले यह लोग कौन थे और इनकी वजह क्या थी। पूरी कहानी शुरुआत होती है 7 जून 1994 से। जावेद रियाज सिद्दी जी की नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। जिंदगी की एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तू विश में अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी जीवा अख्तर। जीवा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन जीवा का साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। यह बात दराव को नागवार गुजरी को 7 जून 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए थे। इसी के चलते यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुआवजा कराया। मुंबई 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। इनमें सुभाष घई और गुप्ता और मोहरा पैम राजीव राय का नाम भी शामिल था। नदीम सैफी का गुलशन कुमार के बीच तनातनी फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोड़ी पैम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की थी। एल्बम का नाम था आए अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइटर खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इस बात से तैयार नहीं हुए। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए बयान के अनुसार
गुलशन ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं, लेकिन फिर किसी कारण बता बनी टीसीरे ने राइटर कर लिए प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम पेपॉम साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के चलते फिल्म फ्लॉप हुई। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज थी, वैष्णो देवी में रोज लंगर लिखते हो, कुछ हमें भी सिखाओ, सलेम ने कहा। इसके बाद सलेम ने 10 कोके यानी 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। अबू सलेम को साल 2005 में इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अबू सलेम का कॉल आया। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात यह थी कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह कहकर सलेम ने फोन काट दिया। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देश राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई थी। उससे पहले अबू सलेम ने सुभाष घाई पर हमले की प्लानिंग भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने अबू सलेम से बात की थी। रिपोर्टर्स ने सलेम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ खोरी हैं? सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। अगस्त में उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उसके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। कुमार देखते हैं नीली जींस लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। गुलशन भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती हैं। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है। रूपाल के दोनों पैरों में गोली लगी थी और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पहुंचते हैं। कुमार अब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े थे। 2 लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियों उनकी पीठ और गर्दन पर लगती हैं। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निडल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी, जिस पर देवी का चित्र था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। तीनों हमलावर पास खड़े एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर भाग जाते हैं। आधे घंटे के बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा रजन से बात की थी। रजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलेम का हाथ था। उसने यह भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला भी सलेम ने कराया था और यह सब दारूद के इशारे पर हो रहा था। दिल्ली से ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार
कराया जाता है और दिल्ली और पुलिस अपनी तहकालीन शुरू कर देती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस अबू सलेम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया, जिसमें से एक था असद उर्फा जो अबू सलेम का खास था। मार्चेड और उनके भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया जाता है। गुलशन कुमार की हत्या के बाद तमाम गिरफ्तारियों हुई और अंडरवर्ल्ड का दबा इंडस्ट्री पर खत्म होने लगा। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, डिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मार्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उसे बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया। सरकार की तरफ से उसे प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटेन अदालत ने उनके खिलाफ पेश किए गए अपर्याप्त माने हुए प्रत्यावर्तन से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां अब अबू सलेम की बात है, उसे 2005 में के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को, जबकि वो कुछ दूर अतर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में था। तब अदालत ने अब्दुल दाऊद मार्चेज और उनके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की गैलेक्सी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत का दुनिया का सबसे बड़ा नाम है।